तो दोस्तों यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं जनवरी 2025 की कॉर्नोलॉजी का अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी और हम यहाँ आर्थिक परिदृश्य इस दोनों के बारे में जो भी करंट जीके के इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काम आ सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष से रिलेटेड स्पेस में जो भी सैटेलाइट हो, जो भी रॉकेट लॉन्च किए गए, इससे रिलेटेड जो भी करंट जीके बनता है उसके बारे में अब यहाँ पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जिसमें हमें इसरो के जो प्रमुख मिशन रहे इस बार जो लॉन्च किए गए उसके बारे में भी हमें यहाँ पर चर्चा करने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम अपने ही स्पेस से बात करते हैं यहाँ पर संगठन से। तो यहाँ पर इसरो से रिलेटेड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है स्पाडेक्स। तो पहले तो ये स्पाडेक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए यहाँ पर स्पाडेक्स, इसकी फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। तो यहाँ पर इसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसमें यह है कि अंतरिक्ष के अंदर अगर किसी रॉकेटों को आपस में जोड़ना हो और इसको वापस डिवाइड करना हो, तो ये दोनों काम मतलब स्पेस में ही किया जाते हैं। तो इसको यहाँ पर अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ना और आपस में डिवाइड करना, ये जो तकनीकी होती हैं इसको यहाँ पर स्पाइडेक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म रही है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है स्पाइडेक्स में। तो यहाँ पर है जो ये अभी फ़िलहाल किसने इस मिशन को लॉन्च किया स्पाइडेक्स को, तो हमारे अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इसको लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, तो वो है PSLV C60 रॉकेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर ये कहाँ पर ये परीक्षण किया गया, मतलब लॉन्च किया गया, तो आंध्र प्रदेश का जो श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस केंद्र है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर इसका जो सफलतापूर्वक ये कार्य किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर पूछ ले कि स्पाडेक्स क्या है, तो क्या बोलना है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। कहाँ, किस रॉकेट से लॉन्च, PSLV C60 से लॉन्च। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश सतीश धवन हरिकोटा है, जो कि सबको याद रहता ही है। और इस प्रकार अब ऐसा करने वाला भारत है जो दुनिया का में है अब है जो ये भारत चौथा देश बन चुका है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ऐसा कर चुके हैं और अब भारत अब यहाँ पर चौथा देश बन चुका है। किस मामले में, स्पाडेक्स में, है ना। और अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पाडेक्स को थोड़ा सा अच्छे से समझाया गया है कि दो उपग्रहों को जोड़ना और अलग करने की इस टेक्नोलॉजी को, है ना। अब हम यहाँ पर यहाँ पर चलते हैं कि मतलब जो हम इम्पोर्टेंट होते हैं उसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आते हैं एक चीन ने यहाँ पर देखिए, अगर सीधा सवाल बनता है कि PIE-SAT-2 ये उपग्रह है जो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एकदम शांत सरल सा सवाल बनता है। बाकी इसके अलावा इसमें कहाँ से लॉन्च किया गया, इतना हमें डीपली इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस PIE-SAT-2 किस देश का रॉकेट है, चीन का रॉकेट है, बस इतना ही याद रखना है इसमें, है ना। अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं और इसको हमने अब देखिए यहाँ पर चीन के द्वारा एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा। वो है स्पेस वॉक, स्पेस के अंदर ही चहलकदमी करना, स्पेस में उड़ना कहो चाहे तैरना कहो या उसी में चहलकदम करना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब अब तक का जो रिकॉर्ड था वो पहले नासा के वैज्ञानिकों का रिकॉर्ड था, जहाँ पर उन्होंने 2001 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। उसका यहाँ पर चीन के अंतरिक्ष यात्री रिकॉर्ड तोड़कर 9 घंटे तक उन्होंने जो अंतरिक्ष में चहलकदमी की है, एक्टिविटीज़ की हैं, स्पेस वॉक किया है अगर अंग्रेजी में बोले तो ये इन्होंने जो अब नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो पूछा जा सकता है कि स्पेस वॉक का रिकॉर्ड किस देश के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है ना। बस यही इसमें याद रखना है। और अब हम चलते हैं यहाँ पर जो कि हमने कॉर्नोलॉजी के पार्ट 1 में जो उसमें भी पढ़ा था
कि वो है प्रोबा 3। प्रोबा 3 किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? मतलब ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। क्या है? प्रोबा 3। और ये किसके द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो ने इसको है जो लॉन्च किया है। तो सीधा पूछा जा सकता है कि प्रोबा 3 क्या है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। प्रोबा 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना। और ये इसको लॉन्च करने के लिए किसका यूज किया गया है? तो ये PSLV C59 का लॉन्च किया गया। और अभी जैसे कि हमने पढ़ा थी, जैसे PSLV C60 किसको लॉन्च किया गया? स्पाडेक्स, है ना। स्पाडेक्स अंतरिक्ष उपग्रह को जोड़ना और तोड़ना। स्पाडेक्स के लिए P60 था और PSLV C60 था और C59 PSLV C59 बोले तो ये प्रोबा 3 मिशन के लिए लॉन्च के लिए ये यूज किया गया रॉकेट को, है ना, अंतरिक्ष यान, है ना। तो टोटल अब तक ये इसरो को 61वां मिशन था। अब यहाँ पर पूछ सकते हैं कि प्रोबा 3 क्या है? वैसे तो ये इतना गहरा नहीं बनता, मतलब सवाल तो यही बनता है कि प्रोबा 3 किस देश किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन था? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, सीधी सी बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर डीपली सवाल पूछे तो पूछा जा सकता है कि प्रोबा 3 मिशन क्या है? तो ये सोलर मिशन है, जहाँ पर सूर्य के अध्ययन के लिए यहाँ पर एक मिशन शुरू किया गया है। बस ये इतना ही इसमें याद रखना है हमें। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ आते हैं और वो हैं किसके द्वारा कोपरनिकस सेंटिनल उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, है ना। तो यहाँ पर यूरोप के स्पेस पोर्ट से वेगा C रॉकेट के जरिए तीसरे कोपरनिकस सैटेलाइट का यहाँ पर उपग्रह यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। तो कह सकते हैं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का ये एक उपग्रह है। तो कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट किस देश का, मतलब किसका उपग्रह है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का ये एक उपग्रह है। अगले सवाल की तरफ अब हम आते हैं कि जैसे कि आपको पता ही है कि इसरो अभी मानव को स्पेस में भेजने के लिए पूरी तैयारी पर है। इसके लिए जो जो परीक्षण करना पड़ रहे हैं वो इसरो सभी तरह की परीक्षण अभी कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया और इसी क्रायोजेनिक इंजन का जो कि पर इसरो का जो गगनयान मिशन है उसमें इसी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये परीक्षण चल रहा है। तो क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो वहाँ पर C20 क्रायोजेनिक इंजन, ये उस इंजन का नाम है। तो इसका हाल ही में एक सफल परीक्षण किया गया है, समुद्री तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। तो यह सफलतापूर्वक प्रयास पूछ सकते हैं कि C20 क्रायोजेनिक इसरो का जो मिशन है C20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में यहाँ पर ये इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इसमें इसरो और रूस दोनों मतलब मिलकर इस गगनयान मिशन के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को जो ट्रेनिंग दी गई है वो रूस के अंदर ही दी गई हैं, है ना। तो देखो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया ना कि ये C20 क्रायोजेनिक से गगनयान मिशन को भी लॉन्च किया गया है ना, किया जाएगा, है ना। और अब हम आते हैं यहाँ पर वापस अगले सवाल की तरफ। तो हमें यहाँ पर रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित जो युद्धपोत हैं, जो हाल ही में जो नौसेना में जो युद्धपोत का जलावतरण किया गया है उनका मतलब हम यहाँ पर उसका निर्माण किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो पूछ सकते हैं कि सूरत और नीलगिरी क्या है? तो ये अत्याधुनिक जहाज है। क्या अत्याधुनिक एक जहाज है। और सूरत और नीलगिरी अत्याधुनिक जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर MDL फुल फॉर्म बोले तो मैसर्स मंझगांव डॉक शिपयार्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इनके द्वारा है जो ये सूरत और नीलगिरी जहाज का निर्माण किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये जो भी इसका
निर्माण किया जा रहा है वो किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट 15B इसके तहत इसका जो निर्माण किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल की तरफ हम जो बुक की बहुत ही अच्छा एक सवाल बनता है कि जो हाल ही में एक युद्धपोत है INS तुशील, इसका जलावतरण कहाँ पर किया गया। देखिए इसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बहुत सारे युद्धपोत का जलावतरण किया जाता है, तो उसमें यहाँ पर ये भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। INS तुशील का जलावतरण भारत में नहीं बल्कि रूस के अंदर इसका जलावतरण किया गया है। कलिननग्राद ये कोई जगह का नाम है रूस का, वहाँ पर इसका जलावतरण किया गया है। तो ये सवाल ज़रूर बनता है, क्योंकि कंफ्यूज वाला सवाल होता है ना बिल्कुल ही। तो INS तुशील का जलावतरण कहाँ पर किया गया, तो इसमें आपको आंसर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बिल्कुल नहीं करना है, इसमें आपको करना है रूस में इसका जलावतरण किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण रूस के अंदर ही किया गया है, और अब ये रूस है जो इसको भारत को सौंपेगा, है ना। देखिए ये रूस की कलिंग से अब भारत के लिए रवाना हुआ है, वहाँ से इसका जलावतरण क्या कर दिया गया है, और अब ये जो रूस है इसको जो भारत में लाया जाएगा ना, भारत को ये सौंपी जाएगी, है ना। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट बनता है। INS तुशील का जलावतरण कहाँ पर किया गया, रूस के अंदर किया गया, सीधा हिसाब है। किस देश ने इसका निर्माण किया है, किन के द्वारा निर्माण किया गया, तो यहाँ पर रूस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल की तरफ हम आते हैं। देखिए यहाँ पर है ना INS निर्देशक, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। INS तुशील पढ़ी थी, इससे पहले हमने भूलना नहीं है, INS तुशील पढ़ी थी हमने, और अब ये है INS निर्देशक, है ना। तो यहाँ पर अब बात करें INS निर्देशक के द्वारा इसको कहाँ लॉन्च किया गया, तब आएगा विशाखापट्टनम। इसके अलावा आपको कहीं पर भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। INS जो पहले वाली INS थी INS तुशील, उसका जलावतरण रूस में किया गया है, लेकिन INS निर्देशक का जलावतरण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया। और ये जो इसका जलावतरण किया जा रहा है किस परियोजना के तहत किया जा रहा है, तो है सर्वेक्षण पोत परियोजना। ये इस परियोजना के तहत इसका जलावतरण किया जा रहा है, और वो हमने पहले पढ़ा था प्रोजेक्ट 15 के तहत। उसमें क्या था, तो वो सूरत और नीलगिरी था, उसका जो उस युद्धपोत का जो निर्माण किया गया था वो था प्रोजेक्ट 15 के तहत, उसका निर्माण किया गया था सूरत और नीलगिरी युद्धपोत का। लेकिन अब यहाँ पर जो INS निर्देशक हैं इसका निर्माण सर्वेक्षण पोत व्रत के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोजेक्ट 15 में के तहत क्या आएगा और सर्वेक्षण पोत परियोजना के अंदर क्या आएगा, दोनों में आपको अच्छी तरह से अंतर समझ में आना चाहिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए हमने अंतरिक्ष और रक्षा औद्योगिकी से संबंधित जो करंट जी के सवाल बनता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, अंतरिक्ष से रिलेटेड। अब हम जो पढ़े हैं वो है आर्थिक परिदृश्य। इस 2 जनवरी 2025 की क्रोनोलॉजी में जो आर्थिक परिदृश्य के जो इम्पोर्टेंट करंट जी के सवाल बनते हैं उसकी हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए पहला ही सवाल पर आए तो वो है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। ये एक अच्छा सवाल बनता है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है। देखिए पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी होता क्या है। देखिए कार्बन को कम करके उत्पादन करना एक इसके लिए यहाँ पर ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी उत्पाद का निर्माण करना, उसमें कम से कम कार्बन का उपयोग और कम से कम कार्बन के उत्सर्जन के साथ उसका निर्माण करना, इसी को कहते हैं ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। यहाँ पर सबसे अच्छा सवाल यह बनता है कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है।
दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो हैं भारत, यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन में अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान, इस तरह के विकसित देशों के नाम दिखाए जाएंगे, जिसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अपना ही देश भारत है जो ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश है। और ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी क्या होती है मैं बता चुका हूँ कि कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करके प्रोडक्ट का निर्माण करना, बस यही है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। बाकी ये इसमें जो बाकी विस्तृत तरीके से इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जो मेन चीज़ें हैं वो हम आपको बता चुके हैं। और अब जो आती हैं एक अच्छी बैठक है। देखिए, हाल ही में नैतिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ढांचा को विकसित करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया है ना। किसके द्वारा किया गया? तो आरबीआई के द्वारा किया गया है। क्या है? वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एआई का उपयोग करने के लिए इसमें जो भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो भी एक भट्टाचार्य नाम से ही है, पुष्पक भट्टाचार्य। इन्हीं के नाम से ये इस समिति का नाम रखा गया है, भट्टाचार्य। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ढांचा विकसित करने हेतु भट्टाचार्य समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो यहाँ पर पुष्पक भट्टाचार्य को बनाए गए हैं। और ये भट्टाचार्य समिति का गठन किन के द्वारा किया गया है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका गठन किया गया है। ये आपको सिंपली याद रखना है। और हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, हाल ही में चीन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जो भंडारण मिला है। कहाँ पर मिला है चीन में? तो वो है हुनान प्रांत। चीन का जो हुनान प्रांत है वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडारण मिला है। ये एक अच्छा करंट जीके का बड़ा सवाल है। और इसमें कितना सोना है ये सब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन हमें ये ज़रूर याद रख लेना है कि जो चीन में जो पाया गया यह स्वर्ण भंडार दक्षिणी अफ्रीका के साउथ डीप खदान से भी बड़ा है ना। और देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सवाल ये बनता है कि विश्व में सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा? सोने का उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो वो चीन ही है ना। और अब इसी चीन को और सबसे बड़ा सोने का भंडारण मिल गया है। बस इतना ही इसमें याद रखना है कि हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारण की खोज हुई है? तो वो चीन में हुई है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा स्वर्ण का उत्पादक करने वाला देश भी चीन ही है ना। अब हम यहाँ पर एक अच्छे सवाल की तरफ अब हम आते हैं, और वो हैं कि हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास में प्लस भारतीय रेलवे के द्वारा, इस दोनों के द्वारा मिलकर हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया गया है, जो कि ट्रेनों के स्पीड में बढ़ावा देने के लिए। और कह सकते हैं कि ये हाइपरलूप तकनीकी क्या है? तो ये पहला बड़ा प्रयोग इस टेस्ट ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इसके बाद लंबे ट्रैक पर 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाइपर लूप का टेस्ट किया गया है ना। तो सीधा ये याद रखना है कि हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ पर किया गया है? आईआईटी मद्रास में प्लस भारतीय रेलवे के सहयोग से दोनों ने यहाँ पर मिलकर इसका निर्माण किया है, जो कि एक ट्रैक है ट्रेनों के लिए, एक ट्रैक का नया आधुनिक रूप है। उसको अगर किताबी भाषाओं में समझना चाहते हैं कि हाइपर लूप क्या है, बस सीधा यही क्वेश्चन आ जाएगी, व्हाट इज द हाइपर लूप। तो आपको यही लिखना है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना। और यह तकनीकी एलन मस्क ने 2012 में शुरू की थी सबसे पहले, ये आपको याद रख लेना। और अब यहाँ पर भारतीय स्किल रिपोर्ट भी जारी की गई हैं, है ना। तो यहाँ पर भारत की कौशल रिपोर्ट 2022
2025। तो सबसे पहले तो ये याद रख लेना है कि ये जो कौशल रिपोर्ट हैं ये किसके द्वारा जारी की जाती हैं। तो यहाँ पर ये वी बॉक्स इसके द्वारा यहाँ पर ये जारी की जाती है और ये किन किन का सहयोग लेती है उनकी कंपनियों को यहाँ पर ये नाम दिया गया है। बस आपको ये याद रख लेना कि भारत कौशल रिपोर्ट 2024 भारत कौशल रिपोर्ट किन के द्वारा जारी की जाती है। तो ये वी बॉक्स के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है और इसका अगर उद्देश्य है, इसका काम क्या है, तो ये भारत में रोजगार योग्य युवाओं की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी योग्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए ये एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि कितने प्रतिशत लोग रोजगार के लिए योग्य हैं। तो यहाँ पर भारतीय कौशल रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में कितने प्रतिशत भारतीय स्नातक भारतीय ग्रेजुएट जो वैश्विक स्तर पर रोजगार करने के लिए योग्य हैं। तो यहाँ पर 55% भारतीय हैं जो स्नातक मतलब बोले तो 55% ग्रेजुएट हैं जो रोजगार करने के लिए योग्य हैं वैश्विक स्तर पर। और अगर पिछले साल 2024 में बात करें तो ये 51.2% था, जो कि इस बार अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये सीधा याद रख लेना है कि भारत कौशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की जाती हैं। तो ये वी बॉक्स के द्वारा जारी की जाती हैं और इसके अनुसार 2025 में कितने प्रतिशत भारतीय ग्रेजुएट वैश्विक स्तर पर रोजगार करने के लिए योग्य हैं। तो 55% योग्य हैं। और सबसे ज़्यादा रोजगार करने के लिए योग्य किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र के अंदर है 84%, है ना। बस ये दो आंकड़ा याद रखना है। यानी कि भारतीय कौशल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये वी बॉक्स के द्वारा जारी की जाती हैं। बस दूसरा ये बनता है कि यहाँ पर कितने प्रतिशत युवा रोजगार करने के लिए योग्य हैं, कितने प्रतिशत ग्रेजुएट, तो वो होगा 55%। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में युवा रोजगार करने योग्य हैं, तो 84% के साथ महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा योग्यता रखते हैं। और बस इतना ही याद रखना इसमें। अब हम यहाँ पर क्रोनोलॉजी का जो जैसे हर पेज में सबसे लास्ट में जो मंथली रिव्यू होता है, 1 लाइनर बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है सीधा सीधा हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं। वह है भारतीय कृषि बाजार योजना। इस बाजार योजना को शॉर्टकट में बोले तो ई नाम के तहत प्रदेशों में 379 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। इसमें सर्वाधिक मंडियां किस राज्य की हैं, तो यहाँ पर तमिलनाडु की हैं। पहले तो यहाँ पर यही सवाल बनता है कि ई नाम क्या है। ये ई नाम है जो ये क्या है, तो ये भारतीय कृषि बाजार योजना है जिसमें जो सभी मंडियों को यहाँ पर जोड़ा जाता है, उनका आंकड़ों का अनुकूलन किया जाता है एक प्लेटफॉर्म में। तो इस ई नाम योजना कहते हैं सर्वाधिक मंडियां किस राज्य से हैं जो कि ई नाम पोर्टल से जुड़ी हैं, तो वह सबसे ज़्यादा तमिलनाडु की हैं। दूसरे सवाल की तरफ अब हम देखते हैं, तो वो है खान मंत्रालय द्वारा देश के अपतटीय क्षेत्र में खनिज ब्लॉकों की पहली ई तकनीकी प्रक्रिया का अनावरण करने वाला ऐतिहासिक रोड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो खान मंत्रालय द्वारा ये कहाँ पर किया गया, पोरबंदर गुजरात के अंदर जो इसका अनावरण किया गया है ना। बाकी इसके बाद का जो सवाल है ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ आते हैं। देखिए आपने देखा ही होगा उबर, ओला और उबेर वो देखा ही होगा आपने। तो इस उबेर ने भारत और एशिया की पहली अनूठी जल परियोजना के जिसका नाम क्या है उबर शिकारा को आधिकारिक तौर पर किस झील में शुरू किया गया है, तो डल झील है जो श्रीनगर में, उसके अंदर। यहाँ पर कुल मिला के जैसे ओला और उबेर होती है ना, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र के लिए, तो अब वही है जो किसी भी झील के अंदर यहाँ पर को लोगों को
भ्रमण कराने के लिए, घुमाने के लिए, तैराने के लिए, जो भी आप कहो वो मतलब है जो उसको यहाँ पर एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? उबर शिकारा। उबर शिकारा पहल किसके द्वारा शुरू की गई ये पूछ लिया जाता है, तो उबर के द्वारा, कंपनी के द्वारा। और इसका पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया? शुरुआत डल झील श्रीनगर में इसकी जो शुरुआत की गई है। और यहाँ पर एक नया FDI से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सवाल और बनता है, और वो हैं जुलाई सितंबर 2024-25 की तिमाही में कौन सा देश 11.77 बिलियन डॉलर निवेश के साथ भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो वो देश है सिंगापुर। FDI में सबसे बड़ा स्रोत देश बनकर कौन सा उभरा है? सिंगापुर, भारत के लिए। और अब हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ हम चलते हैं, तो वो है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए वित्तीय पहुंच को बढ़ाने हेतु बिना गारंटी वाली कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख कर दिया। हालांकि बहुत डीपली क्वेश्चन हो जाता है, इतना यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। और अब यहाँ पर एक परमाणु ऊर्जा क्षमता की ये रिकॉर्ड आ गई। ये एक अच्छा सवाल है कि भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? 8180 मेगावाट है। किस वर्ष तक यह 3 गुनी होकर 22,438 मेगावाट होने का अनुमान है? 2031-32। ये भी मैं थोड़ा सा ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं इसको, और इसको भी हम कुछ ठीक ठाक देख सकते हैं, बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हमने जो आर्थिक परिदृश्य पढ़ा है, और अगला जैसे प्रादेशिक परिदृश्य, तो इसका मैं ऑलरेडी पार्ट 3 के रूप में इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, जिसमें राजस्थान के करंट जीके के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। जो भी राजस्थान स्तर पर जो भी तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी की, उनके लिए वो प्रादेशिक परिदृश्य इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और तो इस प्रकार हमने जो ये आर्थिक परिदृश्य पढ़ा। और सबसे बड़ी बात है, मैं इस पूरी क्रोनोलॉजी का, जैसे कि आपको इतने 48 पेज की क्रोनोलॉजी है, उसको आपको पूरा पढ़ने के लिए इतना टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरी क्रोनोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट 1 लाइनर के जो क्वेश्चन है उन सभी को एक साथ लिख कर मैं उसके एक कॉमन वीडियो लेके आऊँगा, ताकि एक ही PDF में आप पूरी क्रोनोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो करंट के आप एक ही बार में पढ़ सके, ताकि पूरी क्रोनोलॉजी को पढ़ने में जो आपका टाइम लग रहा है वो आपका बच सके। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जब भी वो वीडियो आएगा आपके पास पता चल जाएगा। इसके अलावा इसकी PDF चाहिए आपको इस क्रोनोलॉजी की, तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।